हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज एम एस हुसैन और आज हमारे साथ हैं दुष्यंत यादव, जिन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ 2022 में 76th रैंक सिक्योर किया है। तो सबसे पहले तो मैं अपने पूरे अभिपीडिया टीम की तरफ से उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और अपने पूरे टीम की तरफ से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ उनका। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन दुष्यंत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले तो आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आज हम लोग जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रही इनकी और किस टाइप से इन्होंने प्रिपरेशन किया, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और पेपर वन के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही इनकी, पेपर टू के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही, और ओवरऑल जो जर्नी रही इनकी एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने की, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा पहला क्वेश्चन है दुष्यंत आपसे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। और उससे पहले तो मैं और एक चीज जानूंगा कि जब आपको रिजल्ट आपको आपने देखा, सबसे पहले जब आपने रिजल्ट आपने देखा तो आपका क्या मतलब वो फीलिंग क्या थी और एक्साइटमेंट क्या था, और सबसे पहले आपने किसको बताया और उनका क्या रिएक्शन था। सर मंडे मेरा ना ऑफ होता है इंस्टीट्यूट से, जी। तो मैं वेट करते करते सो गया था लंच करके कि अब नहीं आ रहा है शायद, तो हम्म। आज आएगा ही नहीं, लेट ही आएगा इवनिंग में। तो जैसे ही मैं सोया थोड़ी देर में मेरे पास फोन्स आने लग गए मेरे दोस्तों के, मतलब मेरे दोस्त रहते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में। उन जी। सब के फोन्स आने लग गए, उन सब ने मतलब मैसेजेस करने लग गए, भाई तू एसी बन गया, भाई तू एसी बन गया। हम्म। तो मैंने खुद चेक नहीं किया था, जी। उन्होंने ही चेक करके मुझे बताया कि यस यू गॉट अ नेम इन योर इन द लिस्ट। एंड देन मैंने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कॉल किया कि आई गॉट सेलेक्टेड। और वो, क्योंकि अभी बहुत लंबे जर्नी हो गई है, 3-4 साल हो गए हैं मेरे को इस जी। प्रिपरेशन में। जी। तो अब मतलब उनको तो बहुत खुशी हुई कि यस यू डिड इट हम्म। एंड यू मेक इट इन द लिस्ट। देन अपने दोस्तों को फिर, अब तो फिर अभी तक तो मैं उसको एक्लेमेटाइज ही कर रहा हूँ कि एसिमिलेट कर रहा हूँ कि यस आई हैव बीन इन द लिस्ट और आई डिड इट। तो अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा लगा जी। जी। जब आप लिस्ट के उस तरफ मिलते हो, क्योंकि 2-3 साल से मैं दूसरी साइड ही था जी। लाइन के। तो देखता था अपने दोस्तों को सिलेक्शन हुआ है, सिविल्स में भी हुआ है लोगों का सिलेक्शन, तो जी। जी। उनसे इंस्पिरेशन मिलती थी, कुछ अपने अंदर कमियां ढूंढता था, फिर प्रिपेयर करते थे दोबारा से। इस बार इस तरफ आए हैं तो ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग मतलब एक बर्डन होती है ना कि बहुत दिनों से कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं कब होगा। वो बर्डन मतलब वो कैसा रहा लग है। रहा है कि वो जो ऊपर में एक बोझ टाइप का होता है उसको कम होना, क्या किस टाइप का फीलिंग है वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी तक कल से पहले ऐसा लगता था, मतलब ऑल्दो शुरू से थोड़ा ठीक ठाक स्टूडेंट रहा था, लेकिन वो एक, जब तक कुछ रिजल्ट नहीं आ जाता है तो यू कांट प्रूव योरसेल्फ ना कि भाई मैं भी कुछ हूँ। जी बिल्कुल। तो उस फेज से कभी नहीं निकल पाए पेरेंट्स भी, मतलब ऑल्दो दे हैव सपोर्टेड मी, मेरे दोस्त और मेरे पेरेंट्स ने मेरा हमेशा साथ दिया है, नो मैटर व्हाट कंडीशन आई एम इन। हम्म। लेकिन वही रहता है कि जब तक खुद का रिजल्ट नहीं आता है तो सभी लोग एक सेंस ऑफ ये तो रहता है कि ज्ञान दे रहा है बिना बात में, खुद से बिल्कुल कुछ बिल्कुल हुआ नहीं है बिल्कुल एंड बिल्कुल, ऑल। आपकी कोई वैल्यू नहीं होती कि चाहे आप कितने भी अच्छी बातें कर लो या फिर कोई भी अच्छा सजेशन भी दो, वो वैल्यू नहीं होती है जो अब होगी आपकी वैल्यू। जो अब होती, अब मैं किसी को कुछ भी बताता हूँ तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वो थोड़ा पेशेंटली सुनते भी है। जी जी मतलब कल से लेके अब तक का इंसिडेंट ही मैं आपको बता देता हूँ जी कि जी अब लोग मतलब थोड़ा सीरियसली लेते हैं मेरी बातों को कि यस ये है, ही हैज जी प्रूव्ड हिमसेल्फ एंड ही जी हैज अचीव्ड दैट माइलस्टोन। तो जी अब वो एक क्रेडिबिलिटी मिल गई है मेरे जी जी सोर्स, मतलब वॉइस ऑप्शंस को, कि मैं अब ये सब बातें बोल सकता हूँ, इससे जी पहले वो थी नहीं शायद। जी जी जी। सही बात हाँ है। जी। तो मुझे दुष्यंत, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। सर मैं एक, दिल्ली में एक गांव है पपरावट गांव, जी। वहां से बिलोंग करता हूँ। ये गुड़गांव बॉर्डर पे पड़ता है, जी। हरियाणा, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे। जी। और मैंने वहीं के एक प्राइवेट स्कूल से स्कूलिंग की थी 12th तक। एंड जी। आई हैव स्कोर्ड 91% विद पीसीएमबी मेजर। मतलब मैंने मेडिकल प्लस मैथ्स दोनों ही लिया था ताकि मेरे पास ऑप्शंस ब्रॉड रहे। जी। बट शुरू से ही ये था कभी कि सिविल्स में जाना है। और मतलब मेरे पे एक्चुअली मेरी 3 जनरेशन से ना यूनिफॉर्म फोर्सेस में है। मतलब मेरे दादाजी भी दिल्ली पुलिस में है, जी। और मेरे पापा जी और मेरे चाचा जी भी दिल्ली पुलिस में है, मेरे भैया भी इवन दिल्ली पुलिस में है। जी। जी। तो वो जो यूनिफॉर्म फोर्सेस के लिए, जो बेल्ट फोर्सेस के लिए क्रेज होता है वो बचपन से ही था।
जी जी। बस मैं उनको ये बोलता था कि मैं आईपीएस बनूंगा, मैं आपसे बहुत ऊपर जाऊंगा, जाना मुझे भी इसी में है, बट आई विल गो इट इन। तो उसमें थोड़ा अच्छा लगा। बट फिर मैंने मास्टर वो ग्रेजुएशन किया रामजस कॉलेज से, जी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इन केमिस्ट्री मेजर। जी देन मास्टर्स किया केमिस्ट्री में ही आईआईटी गुवाहाटी से। जी उसके बाद मैंने होल हार्टेडली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन शुरू किया। फिर 2019 में मैंने सिविल सर्विसेज का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। तब तक मुझे सीएपीएफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जी मतलब ये एक्चुअली जॉब प्रोफाइल ऐसी थी, अब तो लोगों को पता लगने लग गया है। ड्यूरिंग आर टाइम जब मैंने 19 में प्रिपरेशन शुरू की थी, तब मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ भी नहीं जिसमें मतलब सब कुछ पता हो पहले से चीजें। जी जी बस आर्मी का पता था कि सीडीएस दे सकते हैं, सीडीएस के लिए मैं अप्लाई किया था, एनडीए नहीं दिया था मैंने। जी लेकिन सीडीएस मैंने 3 बार क्लियर किया रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी आउट हुआ हूँ। जी फिर पहले अटेम्प्ट में सिविल्स नहीं निकला, सेकंड में प्री निकला, तो 2020 में मैंने सीएपीएफ भी निकाला। जी सीएपीएफ में पीईटी भी निकला। देन मेरिट से मेरा इंटरव्यू की वजह से सिलेक्शन रुक गया, बिकॉज कुछ इंसिडेंट हो गया था, मैं आगे बताऊंगा क्या हुआ था। जी जी और फिर 21 में दोबारा से रिटर्न नहीं निकला, और प्रीलिम्स से भी सीएससी का 0.67 मार्क्स से फेल हो गए। फिर 21 में मैंने ट्यूशंस पढ़ाने शुरू कर दिए जी टू मेक माई सेल्फ फाइनेंशियली सस्टेनेबल। फिर जी 22 में मैंने दोबारा से प्रीलिम्स दिया, और 22 में मैंने सीएपीएफ भी दिया। सीएपीएफ क्लियर हो गया। 22 में मैं प्रीलिम्स फिर से 0.67 मार्क्स से फेल हो गया, जी इसी बार का जो अभी रिजल्ट आया था फाइनली उसमें। जी जी तो 23 में फिर मैंने सिविल्स दिया नहीं, क्योंकि मेरा 22 में क्लियर हो गया था सीएपीएफ। तो मैंने सोचा कि इस बार होल फोकस करते हैं। हार्टेडली सारी पीईटी प्रोसेस वगैरह पूरा फोकस करते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस पे, ईच एंड एवरी पार्ट आई शुड टेक इट सीरियसली। जी एंड उसमें जब तक बेस्ट नहीं हो जाएगा, तब तक मैं कोई और एग्जाम नहीं दूंगा। तो इस बार मैंने होल हार्टेडली इसी, मैंने ये डिसाइड भी कर लिया था कि 2022 का मेरा अटेम्प्ट लास्ट होगा सीएपीएफ का। इसके बाद मैं नहीं दूंगा सीएपीएफ, या तो इसी बार होगा या कभी नहीं होगा। एंड बाय गॉड ग्रेस इस बार हो गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए। और मैं और एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया कि यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे आप, उसके बाद सीडीएस भी दिया आपने, तो उससे कितना फायदा मिला आपको सीएपीएफ के लिए? सर सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन से बहुत फायदा मिलता है। मतलब आपका जी एक एक आंसर राइटिंग एक्यूमेंट डेवलप हो जाता है। दूसरा, जी आप मतलब एक पेपर 1 के लिए तो ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही होता है, बस जी साइंस और मैथ। मैथ्स तो सीसेट में ओवरलैप करता है, साइंस वाला जो थोड़ा एनसीईआरटी ओरिएंटेड हमें पढ़ना होता है, जो 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, उसको जी। अगर हटा दे तो सिविल सर्विसेज का सिलेबस बिल्कुल ओवरलैप करता है। मतलब उसमें ओवरलैप भी के हमें ये बेसिक बोल सकते, एनसीईआरटी पढ़नी ये पड़ती बोल है। सकते हैं हम लोग कि जीएस अगर आपने सिविल सर्विसेज का पढ़ लिया तो फिर आपको जीएस दूसरी जगह का पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है सर। हम्म। बट द थिंग इज कि अगर सिविल सर्विसेज के लिए आपने बेसिक्स से पढ़ाई की है, दैट मीन्स कि एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ाई की है, जी आपने इधर उधर के नोट्स को फॉलो नहीं किया है, आपने स्टिक टू द बेसिक जो कहते हैं ना, कि बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू किया है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ा है, तो जी। आपको सीएपीएफ में वो नो मैटर हेल्प करेगा। लेकिन आप सीधा ही कोई कोचिंग के नोट्स उठा के पढ़ रहे हो, तो वो आपको इतना हेल्प नहीं करेगा। हम्म। और यस। अगर हम लोग बात करें पेपर वन की, पेपर वन में जैसे जीएस होती है, उसके बाद फिर सीसेट, इसमें आपकी क्वालिफाइंग भी नहीं है, जैसे मैथ्स हो गया, उसके बाद फिर आपकी इंग्लिश हो गए, तो ये सब्जेक्ट को कैसे डील किया था फिर अलग से फिर आपने? सर जैसे मैं मतलब मैथ्स तो मैं बचपन से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा था, तो ऐसा नहीं हुआ मैथ्स में मेरे को कभी इशू हुआ। मैं पढ़ के भी नहीं जाता था जो उसमें 15-20 क्वेश्चंस आते थे सीएपीएफ जी के, जी क्योंकि मेरे को ऐसा था कि 2 घंटे का पेपर है, मैं 1 घंटे में जीएस का एक 1 आवर 15 मिनट्स में जीएस वाले पोर्शन जो 100 क्वेश्चन है वो कर दूंगा। 25 क्वेश्चन जो बचेंगे उसमें बैक कैलकुलेशन लगा लगा के ऑप्शंस तक पहुंच जाऊंगा, जी जी मैथमेटिक्स में, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं पता होगा तो। जी जी तो बिल्कुल। यही स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पेपर थोड़ा लेंदी आने लग गया है। जी जी आप पेपर में ऑप्शंस मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑप्शंस भी आने लग गए हैं। तो जी। हमें कुछ फॉर्मूलाज वगैरह ट्रिक्स वगैरह देख लेनी चाहिए, क्योंकि सी सेट भी मुश्किल हो गया है और कम से कम सीएससी में भी टाइप ऐसा। ऑफ क्वेश्चंस देख लेना चाहिए कि किस टाइप से आ रहे हैं। पीवाईक्यू एटलीस्ट लगा के जाने हाँ। चाहिए, कम से कम 10 साल के मैथमेटिक्स के। जी। हाँ जी सर। और अगर हम लोग बात करें आंसर राइटिंग की, जैसे कि आपने बताया कि आंसर राइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे, तो आंसर राइटिंग के लिए क्या मतलब किस क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी आपने? सर मेरा ना बचपन से ही मतलब सब्जेक्टिव अप्रोच अच्छी रही है।
मैं आंसर्स किसी भी चीज के ऑन द पॉइंट लिख सकता हूँ, कि जी। ऐसा नहीं होता है कि मेरे को कुछ ऐसा रहता है कि नहीं लिख पाऊंगा। तो जब मैंने 2020 में फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देने का सोचा था, तो मैंने सिर्फ एक साल का पीवाईक्यू उठाया और उसको लिख के देखा। हम्म। मतलब शायद 2019 का 2018 का पेपर टू का एग्जाम था, और वो मैंने लिख के देखा। और मेरे एक दोस्त है, वो मेरे साथ तैयारी कर रही थी, उसको हम्म। मैंने वो पेपर चेक कराया एंड शी वाज लाइक कि यू आर राइटिंग परफेक्टली, इट्स हम्म। नॉट एन इश्यू फॉर यू। तो हम्म। उस पे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। बस मैंने एक हेल्प ली थी, हम्म। अप्रोच जो एसे राइटिंग की होती है, हम्म। 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो उसमें क्या किया था, एक अनुदीप दुरी शेट्टी सर का व्लॉग आता है, हम्म। मतलब ब्लॉग लिखते हैं वो, उसमें जी। ऐसे राइटिंग के लिए उन्होंने थोड़ी एक अपने नोट शेयर किए हुए हैं। हम्म। तो उसमें मैंने डिफरेंट अप्रोच उनसे उठाई थी, कि अगर मैं चार ऐसे लिखूंगा तो मैं चार अलग अलग अप्रोच में लिखूंगा। जी। एक को मैं सीधा इश्यूज बेस्ड लिख दूंगा, जो है अगर हमारे पास आएगा। तो एक को मैं पेस्टल फ्रेमवर्क में लिख दूंगा। हम्म। एक को मैं एनेक्डोट से शुरू करूंगा और कंक्लूड करूंगा। हम्म। एक को मैं कोट बेस्ड लिखूंगा। तो अगर एग्जामिनर उसको चेक करने जाएगा तो एग्जामिनर को एक मोनोटोनस नहीं लगेगा कभी भी चेक करते हुए। वैराइटीज उसको लगेगी कुछ वहाँ पे। नया दिखेगा हर ऐसे में। हम्म। हम्म। हर एक ऐसे में कुछ नया दिखेगा, उसको ट्रेंड। फ्रेशनेस दिखेगी। वो उसमें मेरे को एटलीस्ट इंटरेस्ट तो दिखाएगा पढ़ने के लिए। अगर इंटरेस्ट दिखाएगा तो मार्क्स मिल जाएंगे। जी। तो मेरे तो उस साल भी मेरे मतलब 105 मार्क्स आए थे जी हम्म। पेपर टू में। हम्म। और इस बार देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। मतलब जी। मार्क्स अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुए हैं क्या आएंगे, बट होप सो पेपर टू में मेरा अच्छा स्कोर गया होगा। जी। जैसे कि आपने बताया पेपर टू का बहुत ही अच्छा ट्रिक दिया आपने कि आपको थोड़ा सा वैराइटीज अपने अंदर अपने राइटिंग्स के अंदर लाना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जैसे कि लोगों को लोग क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है ना, क्योंकि पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते बच्चे, बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों में ज्यादातर हम लोग देखते हैं सर कि पेपर टू के अंदर आता है। तो पेपर टू की आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस किस टाइप से करना चाहिए, कुछ ऐसा टिप्स अगर आप देना चाहो तो। सर इनिशियली जब मैंने शुरू किया था कि कैसे हम आंसर राइटिंग, क्योंकि जो डिमांड होती है उसको हम नहीं पूरा कर पाते हैं। हमें पता होता है, हर व्यक्ति को उस इशू के बारे में पता होता है, जी। लेकिन शुरू कैसे करना है वो उसके लिए इशू आता है। जी। तो मैंने तो शुरुआत में टॉपर्स की आंसर्स देखा करता था कि कैसे ये लिखेंगे, कैसे मैं लिख सकता हूँ। हम्म। और सबसे शुरुआती ऑप्शन सिर्फ यही है सर, वी हैव टू टेक अ पेन, और हमें लिखना शुरू करना है। अच्छा, गंदा, बहुत खराब, बहुत ज्यादा खराब, हम्म। कैसा भी लिखो बट लिखो। हम्म। क्योंकि आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि मैं क्या लिखूंगा। हम ना क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखा या कोई ऐसे देखा, उस पर सोच लेंगे, यार मैं हम्म। ये लिख दूंगा, चार लाइन इस पे लिख दूंगा, ऐसे ऐसे इंट्रो करूंगा, ऐसे बॉडी लिखूंगा, ऐसे कंक्लूड कर दूंगा। हम्म। बट जब लिखने बैठेंगे वो चार में से एक लाइन भी याद नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो इससे अच्छा वो सोचने की बजाय आप जब लिखोगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि भाई ऐसे ही लिखना था। जी। लेकिन जब मैं लिखने बैठ रहा हूँ तब पॉइंट्स नहीं आ रहे दिमाग। तो सबसे जरूरी है, हमें लिखना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस। चाहे 2023 के बच्चे हैं, चाहे 2024 के, जैसे अब तो 23 का पेपर हो गया, 2023 के पेपर में भी जैसे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वर इजी। हम्म। मतलब मैंने कल परसों देखा था पेपर पेपर में, मतलब ऐसा कुछ नहीं था जब बीट दोज बैन ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वाला एक आर्ग्यूमेंट था, उसमें भी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप उस पे कुछ भी लिख सकते हो। ये आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको आ रहे होंगे चीजें, ऐसे आपको देखने को मिलती। लेकिन वही है कि आपने कभी लिखने की कोशिश नहीं की, और उन उन 3 घंटे में आपको इतना समय नहीं मिल पाता है कि आप वो चीज सोच के पॉइंट्स दिमाग में लाके वो लिख पाओ। हम्म। अगर आपने अभी से, जैसे 2024 वाले कैंडिडेट्स अगर अभी से हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में दो दो ऐसे भी लिखेंगे, तो आप ये सोचो कि एक साल के बाद आप कम से कम भी 50 ऐसे लिख चुके होगे, ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ऑन डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग। और बिल्कुल। आप एक अच्छा वोकेबलरी, एक अच्छा राइटिंग सेंस डेवलप कर चुके होगे। कोई नहीं रोक सकता आपको 100 110 मार्क्स लाने से, और ये इतना स्कोर आने के बाद आप लिस्ट में 100% आ जाओगे, इफ यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ। बिल्कुल। बिकॉज दिस टाइम पेपर टू इज गेम चेंजिंग। मतलब अब पेपर टू में मार्क्स लाना उतना ही जरूरी हो गया जितना पेपर वन में। पहले हम ये सोच के चले जाते थे कि पेपर वन में आ जाए बस 150 नंबर, पेपर टू में तो मैं 75 से भी काम चला लूंगा। लेकिन दिस टाइम वैकेंसी भी हाई होने की वजह से भी 345 इज द जनरल कट ऑफ। और ये आगे ही बढ़ेगी बिकॉज अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों के पास सोर्सेज आ रहे हैं, लोगों के पास हर चीज के, जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, हम्म। सब चीजें अभी पीढ़ी है जैसे हर चीज के लिए
बच्चों को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, फ्री कोचिंग्स वगैरह, यूट्यूब पे लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे बच्चों को उन कॉन्फिडेंस आता है कि यार अब मैं कर सकता हूँ चीजें। तो वो बिल्कुल सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है, तो रिसोर्सेज अगर अवेलेबल होंगे तो बच्चों के लिए कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल। यस। जी। जैसे कि आपने बताया अभी कि टॉपर्स के जो राइटिंग्स देखना चाहिए या फिर पेपर्स देखने चाहिए हमें, तो क्या हमें ये भी करना चाहिए कि प्रॉपर जो टॉपर्स होते हैं उनके राइटिंग का कॉपी करें, कि हम लोग उसी टाइप के लिखने की कोशिश करें, या खुद का एक अप्रोच बनाएं कि उस टाइप के एक अप्रोच बनाएं लेकिन अपना खुद का बिल्डअप करें? तो ये क्या मतलब आप क्या सजेशन देना चाहोगे? सर अप्रोच हमेशा खुद की ही होनी चाहिए। वी कैन इंस्पायर फ्रॉम अदर्स। जी। मतलब मैं भी बस आपको बता सकता हूँ, मैं और उस 20 एस्पिरेंट्स को समझा सकता हूँ कि दिस वाज माय स्ट्रेटेजी, जी। बट योर स्ट्रेटेजी शुड बी योर्स। जी। आपके लिए, मेरे पास पढ़ने के लिए, लेट्स अज्यूम आई एम वर्किंग एस्पिरेंट्स, मेरे को इंटरव्यू प्रिपरेशन में हार्डली मेरी यहाँ सुबह 10 to 8 क्लासेस होती थी यहाँ पर। जी। 8 बजे जाकर मैं बिल्कुल थक जाता था, बिल्कुल मन नहीं करता था पढ़ने का। जी। मेरा लेकिन अगला फिर भी मेरा अगला क्वेश्चन 10। बिल्कुल यही था, कि इसीलिए मैं, आपने पहले ही जवाब दे रहे हो तो मैं इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा मतलब रोक दिया, कि मेरा यही क्वेश्चन था पहले, कि जैसे आप वर्किंग एक्सपीरियंस एस्पायरेंट्स थे, तो उसमें उस टाइम आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया अपने काम को लेके? कैसे टाइम मिलता था और कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट किया था अपने पढ़ने को लेके? सर अभी जैसे जब पेपर के टाइम पे था तब तो मैं मतलब वैसे पढ़ा रहा था कि जस्ट आर्ली बेसिस पे जाके पढ़ा के आ जाता था। जी। लेकिन फ्रॉम लास्ट 6 7 months आई एम रेगुलरली विद एन इंस्टीट्यूशन। तो ऐसा है कि अभी मतलब 10 to 8 तो मेरा बिल्कुल टाइट पैक्ड होता था कि यहाँ पर आना ही है, क्लासेस लेनी है, फिर जी। क्लासेस का भी थोड़ा प्रिपेयर करना होता था। जी। लेकिन ये रहता था कि मेरे को ये था कि इस बार लास्ट अटेम्प्ट है, डू और डाई, जी। जितना भी टाइम है बस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, यू हैव टू मेक इट इनटू द लिस्ट। एंड बहुत हो गया है अब दुष्यंत, जी। बहुत लेथार्जी हो गई है, बहुत कुछ कर लिया है। अब यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि तू भी कुछ अलग है। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि चीजें जब आती होती है ना सर, तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, वो जो डाउट फैक्टर दिखता है ना लोगों की शक्ल पे कि यार तू नहीं कर पाएगा, बस मुझे उसको बदलना था कि नहीं यार सही मैं कर बात है, सकता सही हूँ बात। और और जबकि मेरे जबकि अंदर है वो आपने बात। एक दो एग्जाम निकाले हो, प्रीलिम्स निकाले हो, एसएसबी निकाले हो, तो उस हाँ। टाइम तो और दिमाग खराब हो जाता है कि यार कौन ऐसा हाँ, चीज है जो मुझे रोक रहा है? जो मुझे रोक रहा है, एग्जैक्टली exactly। और फिर वो ही है ना, बचपन से अच्छे से उससे पढ़े हुए हो, अच्छा आपने परफॉर्म किया है, इवन आईआईटी भी गए हो, तो एक सोसाइटी में प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है, यार तू भी नहीं कर पा रहा है, मतलब तू हाँ था भी सही इस बात है। लायक। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो डाउट क्रिएट होता है ना, वो खुद की, जब खुद की नजरों में खुद को फेलियर समझने लग जाओ ना, तो आपका पतन शुरू हो जाता बिल्कुल सही बात है। है। और वो लोग रियलाइज करा देते हैं सर, आज नहीं तो कल, जब आप रेगुलरली फेल होते जाते हो तो वो लोग रियलाइज करा देते हैं कि हम्म। नहीं तू कुछ नहीं है। तो यही सोच के साथ, यही दिमाग में रखते हुए, मेरे पास नहीं होता था टाइम, लेकिन मैं फिर भी 10 10 11 11 12 12 बजे, 1 बजे, इवन सुबह 6 बजे उठ के फिर 6 से 9 दोबारा पढ़ना, कि भाई पढ़ना है, न्यूज़पेपर पूरा का पूरा रिवाइज करना है, दोस्तों के साथ इंटरेक्शन। इस दौरान मेरे दो दोस्त थे, एक तो फ्लैटमेट्स थे मेरे ओल्ड राजेंद्र नगर के, उनके साथ मैं बहुत डिस्कशंस करता था, निखिल एंड आशीष एंड हर्ष वगैरह के साथ। जी। और बाकी एक और दोस्त थी मेरी, उसके साथ मैं बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करता था कि भाई लेट्स हैव अ 1 hour डिस्कशन। जी। तू मेरे से कुछ भी पूछ, मैं कुछ भी जवाब दूंगा, बस मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड करा दे कि मैं हम्म। बोल सकता हूँ किसी भी टॉपिक पे। हम्म। तो ये मैंने स्ट्रेटेजी एटलीस्ट पीटी के लिए, मतलब पर्सनल टेस्ट के लिए, कम से कम 30 32 दिन तक की है लगातार। क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन जाने का कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोचिंग में पढ़ाना होता था, तो मैं ऑनलाइन ही ये सब कुछ करता रहता था। और आपका भी मैंने मॉक्स, 2 मॉक्स दिए हैं ऑनलाइन, प्रोफेसर के गर्ग ने मेरे जी। को बहुत, उन्होंने तो इवन यहाँ तक बोल दिया था कि अगर सीएपीएफ में तुझे सिलेक्शन नहीं देते हैं तो वो सीएपीएफ का नुकसान है, तू बेस्ट है। हम्म। एंड आई वॉज वेरी मच हैप्पी कि सर आपने ये क्या ही लाइन बोल दी है। वो क्लिप मेरे पास अभी भी रखी हुई है, एंड मैं जी। उसको बार बार देखता हूँ कि जी। यस दिस इज व्हाट आई एम। उन्होंने जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, उन्होंने इवन अपना नंबर दिया मेरे को कि एंड सेड कि तेरे को लाइफ में कभी भी कोई इशू आए तो जस्ट कॉन्टेक्ट मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू। एंड उस जो वो एक मोमेंट था, आई गेस वो मेरे इंटरव्यू से 13 14 दिन पहले की बात थी, उन्होंने ऐसा कॉन्फिडेंस दिया मुझे
और मैंने फिर इंटरव्यू क्रैक करके ही छोड़ा सीधा, और बहुत मक्खन गया इंटरव्यू इस बार। बिल्कुल, मैं अच्छा अभी भी गया आपसे इस बार। अभी भी बात कर रहा हूँ। आपने मुझे बोला कि मेरा इंटरव्यू हुआ था, लेकिन इंटरव्यू में मेरे ज़्यादा मार्क्स नहीं आए तो नहीं हो पाया। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप मतलब मैं जो भी पूछ रहा हूँ, मेरा जो होना चाहिए आगे का जो ये सवाल, उस सवाल को भी आप खत्म कर दे रहे हो। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे कैसे नहीं हो सकता, कैसे हो। मतलब ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगला जो पिछले बार जो नहीं हुआ आपका इंटरव्यू में, तो वो कैसे हुआ। तो मतलब सर मेरे पास एक्चुअली तो क्या हुआ मेरे जहन 2020 में जो में। सवाल है उसको भी आप पहले, उससे पहले आप जवाब दे दे रहे हो, तो मेरा सवाल ही खत्म हो जाए। तो ये तो बहुत नहीं अच्छी नहीं बात है आपका, और बहुत क्लियरिटी है नहीं। आपके मतलब बात करने में पूरा क्लियर आ रहा है। क्योंकि मैं जब बात कर रहा हूँ तो मेरे में भी थोड़ा सा एक होता है ना कि हेजिनेस है, थोड़ा सा बफ फंबल कर रहा हूँ मैं। लेकिन आप बिल्कुल क्लियर यस बात सर। कर रहे हो, बिल्कुल जो बोलना चाह रहे हो वो सारी चीजें बिल्कुल हमारे तक पहुंच रही है, लोगों तक पहुंच रही है। मैसेज जो देना चाहते हो वो बिल्कुल क्लियर जाता है। तो बिल्कुल वो तो है ही थैंक यू सो बिल्कुल। मच सर। थैंक यू सर। एक्चुअली 2020 में मैं थोड़ा ना इंग्लिश लैंग्वेज में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ जी कि बिल्कुल फ्लुएंटली बोल पाए, क्योंकि बचपन से सोचते जब हम हिंदी में तो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके ही बोल सकते हैं। बिल्कुल, हमारा हम लोगों का तो लेकिन ये प्रॉब्लम ही है। हाँ, हाँ तो वो मेरे साथ इशू आया। तो 2020 में आई वॉज प्रिपेयरिंग इन द हिंदी लैंग्वेज ओनली। हम्म, तो जो मैंने मॉक इंटरव्यू सब दिए थे वो हिंदी में ही दिए थे। हम्म, तो एक्चुअली जब पैनल आया चौबे सर का, तो चौबे सर वॉज द ओनली इंडिविजुअल जो हिंदी में इंटरव्यू नहीं देने देते। हम्म, तो मैंने इंग्लिश में एक लाइन याद कर रखी थी, सर विद योर ड्यू परमिशन आई वांट टू गिव माय इंटरव्यू इन हिंदी लैंग्वेज। मेरे को एक्सपेक्टेशन था वहां से यस आएगा और आई विल स्टार्ट माय गिविंग माय आंसर हिंदी लैंग्वेज। हम्म, तो उसमें हिंदी में उन्होंने मना कर दिया, नो यू कांट। और मैं वहीं पर पूरा कॉन्फिडेंस यहाँ से हाँ, यहाँ आ गया एकदम से बिल्कुल गया। बिल्कुल। अब और क्या मैंने करें। वो इंटरव्यू बहुत खराब किया, बहुत हम्म, ज्यादा खराब किया। इवन वो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछे, कुछ नहीं, बहुत इजी था। हम्म, सेम इंटरव्यू पैनल इस बार आया, चौबे सर ही थे इस बार भी। हम्म, और मेरे को 5 मिनट पहले पता लगा। मैं जैसे ही सेंट्रल हॉल से लेके जाते हैं सर के रूम तक, वहां पर बेड बिठाया बाहर, और मैंने वहां पे देखा आरएन चौबे। और मेरी हार्ट बीट पंप अप हो गई कि यार फिर से गया, इस बार फिर से गया मेरा तो मैंने 2 मिनट में हनुमान चालीसा पढ़ी कि अब रुक जा, बस ये लास्ट टाइम है दुष्यंत, पूरे साल मेहनत की है, इस बार कुछ गलत नहीं करना है। हम्म, हम्म, फिर मैंने रिकॉल किया कि लास्ट टाइम हुआ क्या था मेरे साथ। मैंने सोचा कि यार सिर्फ वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, क्वेश्चन वो बहुत आसान पूछते हैं। हम्म, तो जस्ट यू हैव टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस हम्म, एंड गिव द आंसर्स, हम्म, ही विल गिव बेस्ट मार्क्स। हम्म, तो मैंने वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप किया अपना और चले गए अंदर। हम्म, और इंटरव्यू कब खत्म हुआ कब नहीं हुआ, आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू देम, आई वॉज स्माइलिंग एट देम एंड आई वॉज वेरी मच हैप्पी। मुझे ऐसा लग रहा था जब उन्होंने कहा योर इंटरव्यूज, और मैं यार थोड़ी और बात करते हैं ना प्लीज, मत हम्म। जाने दो मुझे, थोड़ा सा और बात करते हैं। तो इट वॉज अ केक वॉक फॉर मी दिस टाइम। लास्ट टाइम तो उन्होंने मेरे को बहुत हरास किया था, इस टाइम अच्छा लगा मुझे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं वैसे भी देखिए, इस बार भी आपने मेरा वो जो क्वेश्चन है ना उसको मतलब पहले से ही जवाब दे दिया। मेरा अगला क्वेश्चन था कि कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो, और कोई तो आपने उससे पहले ही शेयर कर दिया। बाकी और कोई कोई जी ऐसा सर। इंसिडेंट बताओ मुझे आप, जो आप शेयर करना चाहो हमारे एस्पिरेंट्स के साथ। बस सर मेरा तो एक्चुअली यही एक गेम चेंजिंग था इस बार तो। बाकी ये था कि जब एस्पिरेंट्स मेहनत करते हैं तो जब एक एक मार्क से, हाफ हाफ मार्क से फेल हो जाते हैं, तो वो एक फेल्योर विल एक मोटिवेशन की तरह एक्ट करता है उसके लिए, बिल्कुल। वो व्यक्ति के लिए कि यार मैं मतलब इतने कम मार्क से मतलब कि मैंने अभी रिसेंटली अपने एक दोस्त को बोला था कि यार अगर मेरे को 10-15 नंबर से कोई बंदा फेल कर देना तो मैं ये एक्सेप्ट कर लूं कि यार मैं इसके लिए नहीं बना। 0.67 इज जस्ट अ बबल, जो तुमने हम्म, थोड़ा गलत भर दिया वो तुम फेल हो गए। तो ये शायद मेरी कैलिबर के खिलाफ है कि नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो ये 0.67 मार्क्स ही मेरी जिंदगी के ऐसे रहे हैं जो इसने मुझे मोटिवेट किया है कि भाई इंसिडेंट तो बस यही है मेरी लाइफ में कि 0.67 मार्क्स मेरे को बहुत मैटर करते हैं कि यार ये ज्यादा हमें चाहिए था बस। बिल्कुल। और ऐसा कुछ नहीं है सर। जी। दुष्यंत, जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मतलब आपने भी अपने बारे में बताया कि 2-3 बार से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर करते हैं एग्जाम को।
तो यस अभी जो यस। एस्पिरेंट्स हैं जो 2-3 साल से नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसके अलावा अभी जो नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं जो अभी फिर से तैयारी करना चालू करेंगे या फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, उनको अगर कोई मैसेज देना चाहो तो आप क्या दोगे? सर, होगा, जरूर होगा। इट्स जस्ट योर हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस और कंसिस्टेंट बिहेवियर। एंड सेकेंडली, थोड़ा सीरियस हो जाओ बस। मतलब डू और डाई बना दो चीजों को, कि यार करना है, इसी बार करना है, नहीं तो कभी नहीं करना। जी अपने लिए वो जो सेकंड ऑप्शन थे उनको बंद कर दो बिल्कुल। यार आई विल गिव माई बेस्ट एफर्ट्स। इस बार मैंने इसीलिए फॉर्म भी नहीं फिल किया था जी कि यार होगा तो इसी बार होगा, नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल। कि इस बार मेरे को तो उससे क्या मोटिवेशन मिलता है कि जितना आपके अंदर पोटेंशियल है ना, जी हार्ड टाइम्स में भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। वो कहते हैं ना, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल। तो वो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करने लग जाते हैं हम अपने टाइम रिसोर्स का, वही बात है कि ना, मेरे पास जितना है। मरता क्या नहीं हाँ करता जी है। सर। वही बात है। हाँ, मरता क्या नहीं करता, वो वाला सीन है कि जब आप बिल्कुल अपने आप को हार्ड फेज में ले जाओगे ना, तो आप हम्म, बेस्ट करके ही दिखाओगे। और सोना निखरेगा, तब के ही निखरेगा सर, बिल्कुल निखरेगा। जी सोना होगा तो जरूर निकलेगा, निखरेगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि सीएपीएफ ना, सीएससी के चक्कर में सीएपीएफ को थोड़ा बच्चे लाइटली ले रहे हैं। जी जी कि यार मैं सीएससी के वो जो 1-1.5 महीने का गैप मिलता है उसी में प्रिपरेशन करते हैं। जबकि करना चाहिए, अगर वो हार्डकोर डिफेंस एस्पिरेंट है और हार्डकोर उसको बनना ही है, तो जी उसको एक बार थोड़ा सीरियसली, एक अटेम्प्ट सीरियसली देना चाहिए। और मैं कहता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा। जी और बाकी फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट कुछ नहीं होता सर, बस मिलना चाहिए। जी और कभी भी किसी का लक होता है तो उसको फर्स्ट में मिल जाता है, या उसने थोड़ी ज्यादा हार्ड वर्क किया हुआ होता है। बाकी कुछ मेरे जैसे होते हैं जो 2-3 बार में निकाल देते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आपने इतने सारे एग्जाम्स निकाले हैं, और आप एक, जैसे कि आपने बात भी किया मुझे, जैसे हम लोग दोनों की इंटरेक्शन जो हुई, इनसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मतलब लोगों को मोटिवेट करने वाले हैं। मैं खुद मोटिवेट हो रहा हूँ आपसे, जो क्योंकि बहुत सारी चीज़ हैं ऐसी चीज़ जो हम लोग भी वहाँ पे डर जाते हैं, या फिर लगता है कि बस हो गया अब नहीं करने वाले, ठीक है, या फिर नहीं होगा मेरे से। तो वो चीज़ें आपने जो जैसे अपने बारे में बताया, तो हम लोगों को भी लगता है कि नहीं, अभी और हमें करना चाहिए मेहनत, हो सकता है हो जाएगा। ठीक है, तो यस वो सर। बहुत मोटिवेटिंग था यस सर। आपका जो भी आपने बताया मुझे। या फिर, और आई होप जो इतने भी एस्पिरेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो जो भी देखेंगे आपके, वो मोटिवेट ऑब्वियस, मतलब इसमें ऐसी बातें हैं कि आप कोई बिना मतलब अगर सुन ले पूरा, तो मोटिवेशन तो होगा ही होगा उनको। मोटिवेशन मतलब वो भर जाएंगे मोटिवेशन से। तो थैंक आपने यू सो मच हमें सर, टाइम थैंक यू देने सो के लिए, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर योर सिलेक्शन, एंड बेस्ट विशेस फॉर थैंक यू। यू सो मच सर, थैंक थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, यू। थैंक यू।